नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदि रूहब पे। हमारा जो बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है, बिहार सीरीज में हम लोग बिहार का भूगोल को कवर कर रहे थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज ही हमारा टॉपिक होगा बिहार की नदियाँ। हमने पिछले वीडियो में बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक होगा बिहार की नदियाँ। बिहार की नदियों के बारे में जानेंगे कि बिहार की नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर के मिलती है, कौन कौन सी नदी, उत्तरी बिहार में कौन नदी बहती है, दक्षिणी बिहार में कौन सी नदी बहती है। तो इस सब पे चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। हम लोग बात करते हैं पहले बिहार की नदियाँ। बिहार की नदियों के बारे में बात करेंगे। बिहार के अफवाह तंत्र की, अफवाह तंत्र भी इसे कहते हैं। बिहार की नदियों का बिहार के अफवाह तंत्र, यहाँ पे अत्यधिक नदी होने के कारण यहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आता है। बाढ़ ज़्यादा आने का इसे अफवाह तंत्र का नाम दिया गया है। वहीं बात करें तो हम तो कहते हैं बिहार बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से, बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध है। अफवाह तंत्र है या नदियों की दृष्टि से क्या एक समृद्ध राज्य है। वहीं बात करेंगे तो यहाँ नदियाँ एवं उसकी सहायक नदियाँ आती है और उसकी सहायक नदियाँ होने के कारण यहाँ पे विस्तृत जाल है। नदियों का क्या है, विस्तृत जाल। तो यहाँ पे हमने मैप बना रखा है। मैप पर हम देखें तो कैसे जालनुमा या वृक्षनुमा कैसे संरचना बनती है। तो इसका हम जानते हैं कि पहला नदी यहाँ से हमारा घाघरा नदी प्रवेश करती है। घाघरा नदी सीमा बनाती हुई सिवान में सीमा बनाती हुई सारण में जाकर के मिल जाती है गंगा नदी से। उसके बाद आती है यहाँ से हमारी गंडक नदी आने के गंडक नदी बहती है। उसके बाद फिर बूढ़ी गंडक नदी निकलती है सोमेश्वर श्रेणी से। फिर आगे बागमती के बाद कमला के बाद कोसी के बाद महानंदा। इस तरह से नदियाँ बहती है बिहार में, उत्तरी बिहार में। वहीं हम दक्षिणी बिहार के बारे में बात करें तो यहाँ पे कर्मनाशा नदी आती है। कर्मनाशा के बाद आती है सोन नदी के बाद फिर पुनपुन के बाद फल्गु के बाद कीउल के बाद अजय और चानन। ये सभी नदी बहती है। तो इस तरह बिहार में नदियों का एक जाल देखा जाता है। जाल बात करें या वृक्ष की तरह दिखाया जाता है। तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जालनुमा संरचना। आगे हम बात करें तो बिहार की नदियाँ। बिहार की नदी तंत्र में गंगा नदी की भूमिका सबसे ज़्यादा है। हम जानते हैं कि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी बहने के कारण कोई भी उत्तरी हिमालय से आने वाली नदी या पठार से आने वाली नदियाँ दोनों कहाँ जाकर गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। उत्तरी बिहार की नदियाँ का हिमालय नदी कहती है और दक्षिणी बिहार की नदियों को हम लोग पठारी नदी कहते हैं। यहाँ पे छोटा नागपुर पठार होने के कारण पठार से निकलती है और यहाँ पे हिमालय से इनका विस्तार है, वहाँ से हिमालय से हमेशा निकलती रहती है। आगे हम बात करें गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे बीचों बीच से बहती है। तो गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी बिहार के लगभग बीचों बीच से बहती है। लगभग बीचों बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो ये हमारा पूर्वी भाग है, ये हमारा पश्चिमी भाग है। तो गंगा नदी पश्चिम से प्रवेश करती है और पूर्व से निकल जाती है। बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। आगे हम बात करें तो बिहार के पश्चिमी सीमा पर ये जो हमारे बिहार के जो पश्चिमी सीमा है, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिमी सीमा पर बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ गंगा नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी और कर्मनाशा नदी, ये 4 नदियाँ जो सीमा बनाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर गंगा नदी प्रवेश करती है और बक्सर में सीमा बनाते हुए, बक्सर और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद यहाँ से आती है घाघरा नदी सिवान में कुछ दूर तक सीमा बनाती है। उसके बाद सारण में चली जाती है। उसके बाद फिर गंडक नदी यहाँ से गंडक नदी बहती है और कुछ दूर सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, और फिर गंगा नदी में मिल जाती है। उसी प्रकार यहाँ से कर्मनाशा नदी भी कुछ सीमा बनाती हुई कहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस तरह हम 4 नदियों के बारे में पढ़े। 4 नदियाँ गंगा नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी और कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है और फिर बिहार में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। आगे हम बात करें तो गंगा की कुल लंबाई के बारे में बात करें। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर। गंगा जो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो वहाँ से गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर। वही हम बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार में जहाँ से प्रवेश करती है और कटिहार तक, तो बिहार से प्रवेश करती है और कटिहार तक इसकी लंबाई कितनी था? 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी कि पूरे बिहार में गंगा नदी कितनी बहती है? तो 445 किलोमीटर। वहीं बात करते हैं पटना, बिहार के पटना जिला में सर्वाधिक नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी सबसे ज़्यादा 99 किलोमीटर कहाँ? सिर्फ पटना में ही बहती है। यहाँ पे पटना जिला है। पटना जिले में गंगा नदी कितना? तो 99 किलोमीटर बहती है। आगे हम बात करें तो बिहार में बक्सर के चौसा से, यहाँ पे हमारा बक्सर जिला है। बिहार के बक्सर जिला से गंगा नदी प्रवेश करती है। बिहार के बक्सर के चौसा नामक स्थान से गंगा नदी प्रवेश करती है। वहीं बात करते हैं कटिहार से निकल जाती है। यहाँ पे हमारा कटिहार जिला है। कटिहार से क्या करते हैं? निकल जाती है गंगा नदी। आगे बात करें इसी क्रम में, गंगा नदी बिहार के 12 जिला से
प्रवाहित होती है। बिहार में कितना जिला, तो 12 जिला से प्रवाहित होती है। यहाँ से गंगा नदी प्रवेश करने के बाद पूरा 12 जिला को पार करते हुए कटिहार से निकल जाती है। 12 जिला के बारे में बात करें तो कौन कौन से जिला है, तो सबसे पहले बक्सर, बक्सर से हमारी गंगा नदी प्रवेश करती है। बक्सर के बाद आता है हमारा भोजपुर, भोजपुर के ऊपर में आएगा सारण, सारण की बात करते हैं यहाँ पे वैशाली, वैशाली के बाद समस्तीपुर में नीचे आ जाएगा हमारा पटना, उसके बाद बेगूसराय, फिर लखीसराय, फिर खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, इस तरह की नदियाँ बहती है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है तो बक्सर, बक्सर के बाद सारण, सारण के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद वैशाली, समस्तीपुर और पटना, ये 3 नदियाँ होगा। उसके बाद फिर बात करें तो बेगूसराय और लखीसराय, बेगूसराय और लखीसराय, उसके बाद खगड़िया और मुंगेर, खगड़िया और मुंगेर, मुंगेर के बाद बात करें तो भागलपुर और कटिहार से गंगा नदी निकल जाती है। इस तरह हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा, गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से जाकर निकल जाती है, बिहार में कितना बहती है, इस तरह हमने गंगा नदी के बारे में पूरे डिटेल से बात किया। अब हम बात करें तो गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से बहने के कारण बिहार को 2 भागों में बांटती है। एक हिमालय से आने वाली नदियाँ और पठार से नदियाँ आने वाली नदियाँ को पठारी नदियाँ और हिमालय नदियाँ के नाम से जानते हैं। तो इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। अभी हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा, अब आगे बात करते हैं गंगा नदी जो 2 बराबर भागों में बांटती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो गंगा नदी बिहार की नदियों को 2 भागों में बांटती है। बिहार की नदियों को जो हमारा गंगा नदी बहती है, बिहार की नदियों को 2 भागों में बांटती है। इसके ऊपर हिमालय नदी और नीचे पठारी नदी। तो हम बात करें तो ऊपर वाला हिमालय के ऊपर गंगा नदी के ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, तो उत्तरी बिहार की नदियाँ और नीचे दक्षिणी बिहार की नदियाँ। तो हमारा जो उत्तरी बिहार की नदी ये हिमालय नदी कहते हैं। हिमालय नदी क्यों कहते हैं, तो हमारे उत्तरी सीमा पर हिमालय के विस्तार होने के कारण यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, हिमालय से नदियाँ निकलने के कारण इसे हिमालय नदियाँ कहते हैं। वहीं हम बात करेंगे तो दक्षिणी बिहार की नदी, यहाँ पे गंगा के दक्षिणी में आएंगे तो दक्षिणी बिहार की नदी इसे पठारी नदियाँ भी कहते हैं। पठारी नदियाँ यहाँ छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है और वहाँ से निकलने के कारण यानी कि पठार से निकलने के कारण इसे यहाँ की नदियाँ जितने बहती है उसे हम पठारी नदियाँ कहते हैं। तो हम पहले बात करेंगे आज की वीडियो में हम लोग उत्तर बिहार की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर कल की वीडियो में हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं उत्तर बिहार की नदियाँ। तो उत्तर बिहार की नदी के बारे में जाने इसकी विशेषता क्या है। तो उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालय से निकलने के कारण इसे हिमालय नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमालय नदी कहते हैं। यहाँ पे हम बिहार के उत्तरी सीमा पर पूरे हिमालय का विस्तार होने के कारण यहाँ से हिमालय नदी निकलती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम हिमालय नदियाँ कहते हैं। वहीं बात करें तो इसमें सालों भर पानी भरा रहता है। इसमें क्या होता है, सालों भर पानी भरा रहता है क्योंकि यह नदियाँ कहाँ हिमालय से निकलती है, इसलिए यहाँ पे पानी हमेशा रहता है। वहीं बात करें तो ये नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर से दक्षिण को यहाँ पे जितना भी नदियाँ बहती है सब नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। आगे हम बात करेंगे तो ये नदियाँ यानी कि उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालय नदियाँ अपनी बाल्यावस्था में, क्या अवस्था में, बाल्यावस्था में, ये ध्यान में रखिएगा कौन सी होता है, तो बाल्यावस्था में अपनी वहीं हमारे दक्षिणी बिहार की नदियाँ प्रौढ़ावस्था में, ये भी याद रखिएगा। हम बात करेंगे दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में। इसमें बात करें तो इसमें उत्तर बिहार की नदियों में अधिक जल संग्रह के कारण बाढ़ लेके आती है। यहाँ पे अधिक जल संग्रह होता है, यहाँ पे पानी की अधिकता बहुत होती है उत्तरी बिहार की नदियों में, इसलिए उत्तर बिहार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। आगे हम बात करेंगे उत्तर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। उत्तर बिहार में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे उत्तर बिहार में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो सबसे पहले आती है यहाँ पे घाघरा नदी। कौन आती है, घाघरा नदी प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ से प्रवेश करती है गंडक, उसके बाद यहाँ से प्रवेश करती है गंडक नदी पश्चिमी चंपारण के भैंसलोटन से। उसके बाद फिर बूढ़ी गंडक नदी प्रवेश करती है। बूढ़ी गंडक के बाद यहाँ पे आती है बागमती के आगे कमला के बाद प्रवेश करती है कोसी के बाद प्रवेश करती है महानंदा नदी। तो इस क्रम में हम नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले कौन, घाघरा नदी उत्तरी बिहार की नदी घाघरा नदी। उसके बाद गंडक के बाद हम पढ़ेंगे बूढ़ी गंडक के बाद हम पढ़ेंगे बागमती नदी। बागमती के बाद फिर पढ़ेंगे कमला के बारे में। कमला के बाद पढ़ेंगे कोसी नदी की विशेषता, और इसके बाद महानंदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब नदियाँ कहाँ, उत्तर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में। ये जो हमारा घाघरा नदी प्रवेश करती है, घाघरा नदी के बारे में पढ़ते हैं, इसकी विशेषता क्या है। तो आगे हम सभी नदियों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए इसको फिर से रिसेट करते हैं और बात करते हैं आगे। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला नदी होगा उत्तर बिहार की पहला नदी घाघरा नदी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटने के कारण उत्तरी बिहार की नदी और दक्षिणी बिहार की नदी डिवाइड करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे उत्तरी बिहार में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। हमारा सबसे पहला नदी है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी के बारे में बात करें तो घाघरा नदी नेपाल के मापचूचुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से, मापचूचुंग ग्लेशियर, मापचूचुंग हिमनद से निकलती है। यहाँ से नेपाल के मापचूचुंग हिमनद से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। तो बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बात करेंगे
इस नदी को, घाघरा नदी को यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। सरयू नदी मेनली अयोध्या वाला रीजन जो है, अयोध्या वाला रीजन में हम इसे सरयू नदी के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें तो घाघरा नदी बिहार के सिवान जिला से प्रवेश करती है। यहाँ पे हमारा सिवान जिला है, बिहार के सिवान जिला से प्रवेश करती है, सारण के भोजपुर में जाकर के मिल जाती है। सारण के भोजपुर में गंगा से जाकर के मिल जाती है। तो बात करते हैं, तो प्रवेश करती है और बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हुई सारण जिला के छपरा में गंगा से मिल जाती है। सीमा बनाती है, सारण जिला में प्रवेश करती है, सारण जिला के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है कौन, घाघरा नदी। उसके बारे में बात किया तो घाघरा नदी को नेपाल में यहाँ पे हमारा नेपाल है, नेपाल में बात करेंगे तो इसे लखनदेई और कर्णाली नदी के नाम से भी जानते हैं। कहाँ, तो नेपाल में क्या, तो लखनदेई नदी और कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं नेपाल में। वहीं बात किया तो घाघरा नदी के अन्य नाम के बारे में बात की, इसके अन्य नाम और क्या क्या है, तो इसको रामप्रिया और देविका नाम है। कहीं कि देविका भी इसे कहा जाता है, देविका भी इसे कहा जाता है। तो इस तरह हमने घाघरा नदी के बारे में पढ़ा। घाघरा नदी के बारे में इतना ही पॉइंट से प्रश्न बनते हैं, अभी तक बने भी हैं। आगे हम लोग बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी हमारे बिहार के दूसरा नदी जो प्रवेश करती है, गंडक नदी कहाँ से, तो पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। पश्चिमी चंपारण प्रवेश करने के कारण प्रवेश करती है और वैशाली के हाजीपुर में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो हम लोग बात करते हैं तो गंडक नदी का उद्गम यानी कि उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से। नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से गंडक नदी का उद्गम होता है। वहीं बात करेंगे हम लोग तो प्रवेश बिहार में प्रवेश कहाँ से करते थे, बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला के भैंसा लोटन नामक जगह से प्रवेश करते हैं। पश्चिमी चंपारण जिला हमारा जो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण जिला है, वहाँ उसके भैंसा लोटन यहाँ पे जगह है, भैंसा लोटन जगह से प्रवेश करते हैं कौन, गंडक नदी। अगर हम बात करते हैं तो गंडक नदी प्रवेश करने के बाद वैशाली के हाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पे वैशाली जिला के हाजीपुर में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। इसी के संगम पर गंगा नदी और गंडक के संगम पर ही सोनपुर मेला लगाया जाता है। आगे हम बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई गंडक नदी की कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। यहाँ जो नेपाल से जहाँ से शुरू होती है अन्नपूर्णा श्रेणी से लेकर के बिहार में जहाँ गंगा नदी में मिलती है वहाँ तक इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। और हम बात करेंगे केवल बिहार में, तो बिहार में भैंसा लोटन नामक जगह से हाजीपुर तक इसकी लंबाई कितना, तो 260 किलोमीटर है। इसकी 260 किलोमीटर लंबाई यह बिहार में प्रवाहित होती है। आगे हम बात करें तो यह नदी गंडक नदी के बारे में बात करें तो गंडक नदी यूपी और बिहार के सीमा पर 45 किलोमीटर बहती है। यूपी और बिहार के सीमा पर कितना था, 45 किलोमीटर बहती है। यहाँ पर ये जो हमें सीमा है यूपी और बिहार के सीमा पर 45 किलोमीटर बहती है। आगे हम बात करते हैं तो इसके अन्य नाम, गंडक नदी के बारे में बात करें तो इसका अन्य नाम इसे नारायणी नदी, सप्तगंडकी नदी और शालिग्राम नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन, तो नारायणी नदी, सप्तगंडकी नदी और शालिग्राम नदी के नाम से भी जानते हैं। वहीं हम बात करें तो नदी में शालिग्राम नदी क्यों कहते हैं, तो शालिग्राम नदी कहने का उद्देश्य है कि इस गंडक नदी में गोल गोल काले रंग के पत्थर मिलते हैं, जिसे हम शालिग्राम कहते हैं। वही शालिग्राम पत्थर मिलने के कारण इस नदी को शालिग्राम नदी भी कहा जाता है, गंडक नदी को। आगे हम बात करें गंडक की सहायक नदी के बारे में, तो गंडक की सहायक नदियों को काली नदी और त्रिशूला नदी, ये सब क्या है, गंडक की सहायक नदी। काली गंडक और त्रिशूला नदी है। त्रिशूला नदी क्या, तो गंडक नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों इस तरह हमने घाघरा नदी और गंडक नदी के बारे में बात किया। अब आगे हम बात करेंगे बूढ़ी गंडक नदी और बागमती के बारे में। उसके बाद फिर कमला, कोसी और महानंदा तक आज की वीडियो में लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए इसको फिर से एक बार रीसेट करते हैं और फिर वीडियो नामक जगह पर गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। सोमेश्वर से निकलती है, यहाँ पे खगड़िया में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। आगे बात की इसकी सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदी कौन कौन है, तो मसान, बालोर, तीउर नदी और धनौती नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये रही बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी। आगे हम पढ़ेंगे चौथा नदी हमारा होगा बागमती नदी। बागमती नदी के बारे में बात करें तो बागमती नदी का उद्गम का है नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। वहीं प्रवेश करती है बिहार में प्रवेश सीतामढ़ी जिला से प्रवेश करती है। तो यहाँ नेपाल में स्थित हमारा महाभारत श्रेणी है, महाभारत श्रेणी से निकलती है और सीतामढ़ी जिला, यहाँ पे हमारा सीतामढ़ी जिला होगा, तो सीतामढ़ी जिला से प्रवेश करती है। और सीतामढ़ी जिला से प्रवेश करने पर यह प्रवाहित होती है कहाँ, तो सीतामढ़ी जिला में प्रवेश तक करती है तो वहाँ पे प्रवाहित होगी। उसके बाद दरभंगा में प्रवाहित होती है, मुजफ्फरपुर जिला में प्रवाहित होती है, आगे समस्तीपुर जिला पर प्रवाहित होती है और बेगूसराय जिला में प्रवाहित होती है। तो इसी प्रकार
सीतामढ़ी से प्रवेश करती है और सीतामढ़ी से प्रवेश करने के क्रम में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए बेगूसराय जिला में जाकर के कोसी नदी से मिल जाती है। तो इसे बात करेंगे आगे। यह प्रवाहित होते हुए, यह बागमती नदी प्रवाहित होते हुए कमला नदी के साथ मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। कोसी नदी में मिल जाती है और कोसी फिर कहाँ जाकर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ से निकलती है और इधर से कमला नदी आती है, तो कमला नदी के साथ मिल जाती है। कमला नदी के साथ मिलने के बाद कोसी नदी में जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ पे कोसी आएगा और कोसी नदी में मिलने के बाद कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। इसी क्रम में आगे बात करें तो बागमती नदी की सहायक नदी है। बागमती की सहायक नदी के बारे में बात करें तो लखनदेई नदी इसकी सहायक है। वहीं बात करें तो मनोहरा नदी और विष्णुमती नदी क्या तो बागमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे हम बात करते हैं तो नेपाल में बात करें तो नेपाल में बागमती नदी के तट यानी कि किनारे पर काठमांडू शहर, नेपाल का काठमांडू शहर स्थित है। और वहीं बात करें तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ तो बागमती नदी के तट पर नेपाल में स्थित है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कमला नदी जो यहाँ से प्रवेश करती है। तो कमला नदी के बारे में बात करें, कमला नदी का उद्गम कहाँ तो महाभारत श्रेणी से निकलती है। महाभारत श्रेणी से, ये भी बागमती भी महाभारत श्रेणी से निकलती है, हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। और कमला नदी भी हिमालय की श्रेणी से निकलती है जो कि नेपाल में है। आगे हम बात करते हैं प्रवेश कहाँ से करती है। तो कमला नदी प्रवेश करती है मधुबनी जिला से, बिहार के मधुबनी जिला से प्रवेश करती है और प्रवेश करती है। वही कोसी की प्रमुख सहायक नदी है, प्रवेश करती है और इधर से बागमती नदी आती है, इधर से कमला नदी दोनों मिल जाती है। दोनों मिल करके कोसी की सहायक नदी बन जाती है। इसी कोसी की सहायक नदी बन जाती है। वहीं बात करें तो इसकी सहायक नदी है यानी कि कमला नदी की सहायक नदी। कमला की सहायक नदी कौन कौन है तो सोनी नदी, डोरी नदी और बलान। सोनी, डोरी और बलान कमला की सहायक नदियाँ हैं। वहीं बात करें तो बिहार में इसकी कुल लंबाई, कहाँ बिहार में कमला नदी की कुल लंबाई कितना तो 120 किलोमीटर बहती है, कहाँ बिहार में। तो यह हमारा, इस तरह हमने बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी और कमला नदी के बारे में पढ़ा। अब 2 नदी हमारा शेष है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कोसी और महानंदा को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा उत्तरी बिहार की नदियाँ आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर से इसको रीसेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोसी नदी के बारे में। हमने अभी तक कौन कौन नदी पढ़ लिया तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती के बाद कमला के बाद कोसी पढ़ेंगे। कोसी के बाद महानंदा नदी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी के बारे में बात करें तो कोसी नदी का उद्गम कहाँ है तो नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। यहाँ जो हमारा नेपाल है, नेपाल के कहाँ से, नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। गोसाई धाम से निकलने के बाद बिहार के कौन जिला में प्रवेश करते हैं बात करते हैं तो सुपौल जिला से प्रवेश, बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। यहाँ पे बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है और गोसाई धाम से निकलती है। आगे हम बात करते हैं कटिहार के कुर्सेला नामक जगह पर। कटिहार के निकलने के बाद कटिहार के कुर्सेला नामक जगह पर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा में कहाँ मिलती है तो कटिहार में जाकर के मिलती है। वही बात करते हैं नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोशी कहते हैं। क्या कहते हैं सप्तकोशी कहने का मतलब कि नेपाल में यह 7 धारा से मिलकर बनी है। नेपाल में बात करें तो नेपाल में इसकी धारा कितने तो 7 धारा से मिलकर बनी है, तो इसीलिए इसे सप्तकोशी कहते हैं नेपाल में। आगे हम बात करें तो सुपौल जिला प्रवाही कहाँ होती है तो सुपौल जिला के बाद सहरसा जिला में प्रवाहित होती है। उसके मधेपुरा जिला, पूर्णिया तथा कटिहार जिला में प्रवाहित होती है और कटिहार के कुर्सेला नामक जगह पर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। वहीं हम आगे बात करें तो कोसी नदी को मार्ग में परिवर्तन के कारण यह जब चलती है तो अपने मार्ग में अत्यधिक अवसाद लेकर चलती है, जिसके कारण इसके अवसाद जमा हो जाता है। जमा होने के बाद अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेते हैं। तो मार्ग में परिवर्तन करने के कारण यह बाढ़ के लिए जानी जाती है और बाढ़ के कुख्यात के लिए जानी जाती है। मार्ग में परिवर्तन करने के कारण बाढ़ आता है और यहाँ पे भीषण बाढ़ आता है इस जिला में। तो इसी कारण में आगे हम बात करते हैं इसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। इसे क्या बिहार का शोक नदी कहा गया है किसे तो कोसी नदी को। इसे प्रश्न में पूछे गए हैं, कई बार प्रश्न पूछे हैं कि तो बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं। तो सीधा प्रश्न है कि बिहार की शोक नदी कौन है तो कोसी नदी। कोसी की कुल लंबाई के बारे में बात करते हैं। कुल लंबाई 260 किलोमीटर कहाँ बिहार में कितना बहती है तो बिहार में इसकी लंबाई कितना 260 किलोमीटर प्रवाहित होती है। वहीं आगे बात करें तो कोसी की सहायक नदी के बारे में बात करें तो कोसी की सहायक नदी कौन अरुण के बाद पढ़ेंगे तो तमोर नदी के बाद लीखू के बाद दूध कोसी और इंद्रावती इसकी सहायक नदी है। ये सब इनकी सहायक नदी है किसी तो कोसी की सहायक नदी है। वहीं बात करें आगे तो महानंदा नदी के बारे में बात करते हैं।
महानंदा नदी जो कि हमारे सबसे उत्तरी बिहार के सबसे पूर्वी सीमा पर बहती है और सबसे लास्ट नदी हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला से होती है। कहाँ से? तो उद्गम महानंदा के बारे में बताते हैं। तो महानंदा का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के हिमालय के महाहल्दीराम चोटी से निकलते हैं। कौन? महानंदा नदी। वहीं बात करें तो इसकी यह सबसे पूर्वी नदी है। बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन है? तो महानंदा नदी सबसे पूर्व में बहने वाली नदी है। वहीं आगे बात करते हैं इसकी प्रवाह कहाँ होती है, कौन कौन जिला में? तो किशनगंज जिला में से प्रवाहित, यहाँ से प्रवेश ही करती है तो वहाँ पर प्रवाहित होगी। उसके बाद पूर्णिया के बाद कटिहार, यहाँ पे किशनगंज जिला, पूर्णिया के बाद कटिहार जिला में यह महानंदा नदी प्रवाहित होती है। वहीं बात करें दोस्तों इसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो इसकी सहायक नदी पैनोर नदी, नागर नदी, बालासर और मेची इसकी सहायक नदी है। दोस्तों महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में जाकर फिर पश्चिम बंगाल से निकलती है और पश्चिम बंगाल के यहाँ पे पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में गंगा नदी से जाकर के मिलती है। यानी कि बाहर से प्रवेश करती है और बाहर में जाकर के बिहार के बाहर जाकर पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में जाकर गंगा नदी से प्रवेश करती है। यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इस तरह हमने आज की क्लास में बिहार के नदियों के बारे में पढ़ा। एक बार इसको रिकॉल करें कौन कौन नदी है। तो हमने सबसे पहला गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी बिहार को दो नदियों में बांटती है। ऊपर वाली नदी को उत्तरी बिहार की नदी और नीचे वाली नदी को दक्षिण बिहार की नदी के पढ़ते हैं। इस तरह हमने पढ़ा था। सबसे पहले नदी कौन है? घाघरा नदी के बाद हमने पढ़ा गंडक नदी के बारे में पढ़ा। उसके बाद बूढ़ी गंडक नदी के बाद हमने पढ़ा बागमती के बाद कमला के बाद कोसी के बाद महानंदा नदी। आज हमने उत्तरी बिहार की नदी के बारे में पूरा पढ़ा है और कल की वीडियो हमें आएगा उसमें हम दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ झील के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में जो कहाँ झील है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने आज की क्लास को कंप्लीट किया। कैसे लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम उसकी आंसर देने की कोशिश करेंगे। आज कैसे लगी जरूर बताइएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।